हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। ये वीडियो बनाने से पहले मैं यूट्यूब पर काफ़ी सारे क्रिएटर्स का कंटेंट देख रही थी। रिसेंटली बहुत सारा कंटेंट अपलोड हुआ है यूट्यूब पर बच्चों, जिसका जो थंब टाइटल है दैट इज़ समथिंग लाइक 95% मार्क्स कैसे लेकर आएँ, 65 से 95 की जर्नी को कैसे तय करें, 3 मंथ्स में सिलेबस कैसे करें, एवरेज से टॉपर कैसे बने, 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने सोचा कि बच्चे को एक्चुअली इस टाइप का कंटेंट चाहिए तो, बट क्या सच में इतना ज्यादा ओवरब्लोन या इतना ज्यादा बॉम्बास्टिक कंटेंट बच्चे को सच में हेल्प कर भी रहा है? क्या सिर्फ कुछ बेसिक स्टेप्स को ही बच्चा फॉलो करे, कंसिस्टेंटली फॉलो करे, एक टाइम टेबल के साथ फॉलो करे, तो क्या वो एक्चुअली 95% लेकर आ सकता है? तो मैंने सोचा एक वीडियो तो मुझे भी बनानी चाहिए और बच्चे को यहाँ उन बेसिक स्टेप्स के बारे में बताना चाहिए जिनको वो इतना बॉम्बास्टिक कंटेंट देख देख कर भूल गया है। वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चीज़ों को कर रहा है, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स हैं उन्हीं को सॉल्व नहीं कर रहा है, उन्हीं को स्ट्रेटेजिकली फॉलो नहीं कर रहा है। तो मुझे आज का वीडियो जो है बच्चों बहुत ही प्राउडली आपको बताना है, समझाना है कि किस तरीके से आप एक्चुअली 95% को क्रैक कर सकते हैं। ये प्रूवन टेक्निक है, ऐसे ही तैयारी की जाती है। हम लोग बात करने वाले हैं 3 गोल्डन स्टेप्स की, जो आपको इंग्लिश में ही नहीं बाकी के सारे सब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे बच्चों। उसकी भी बात करेंगे और आपको इंग्लिश की तैयारी एग्जैक्टली कैसे करनी है, सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, उसकी भी बात करेंगे। सो एज वी स्पीक टुडे इज़ 15th ऑफ अक्टूबर एंड एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो बोर्ड एग्जाम्स 15th ऑफ फरवरी से शुरू हो जाते हैं। तो सच में आपके पास में 4 मंथ्स ही हैं। अभी इन्हीं 4 मंथ्स में बच्चों में क्या करनी है, अपने इंग्लिश की पूरी तैयारी करनी है और बाकी के सब्जेक्ट्स की भी ऑफकोर्स करनी ही करनी है। बिकॉज आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज टीचर, आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश को आपको 4 मंथ्स में किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, चलो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आज बात करेंगे उन 3 गोल्डन स्टेप्स की जो आपको बच्चों हर सब्जेक्ट में लेना ही लेना है। स्टेप नंबर 1, आपको अपना सिलेबस पूरा देखना है बच्चों। और आप इतने ज़्यादा फ्लावरी कंटेंट में घुस जाते हैं, बच्चों से पूछो सिलेबस क्या है, उनको नहीं पता। अभी हाल ही में मेरी एक क्लास 12th के बच्चे से बात हुई थी एंड ही वाज लाइक मैम इंग्लिश में बड़ा दिक्कत होता है एंड आई आस्क्ड हिम इंग्लिश में आपका राइटिंग सेक्शन का सिलेबस क्या है एंड ही वाज लाइक एक्चुअली तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ मुझे पता है कि ये आएगा और ये आएगा, बट मुझे ना एग्जैक्टली नहीं पता। सीरियसली एग्जाम से 4 महीने पहले अगर आपका ये माइंडसेट है बच्चों, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि ये 95 छोड़ो, आप पास हो जाओ, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। इसीलिए इस चीज़ को बहुत सीरियसली लीजिए, अपने पूरे सिलेबस को एनालाइज कीजिए। 10th का मैं आप लोगों को करा दूंगी, साथ में करेंगे और ये जो पूरा सिलेबस है इसको कवर कैसे करना है हम वो भी देखेंगे। स्टेप नंबर 2, CBSE ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो रिलीज करता है बहुत सारे बच्चों को। आई एम सो सरप्राइज्ड, यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज हैं, सैम्पल पेपर से रिलेटेड इतने सारे वीडियोज हैं। मैंने खुद सैम्पल पेपर आपको सॉल्व किया है, करवाया है, लेकिन काफ़ी सारे स्कूल्स को पता ही नहीं है, काफी सारे स्कूल्स के बच्चों को पता ही नहीं है कि CBSE का सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है। क्यों है ऐसा आपके साथ में, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर आपको CBSE का सैंपल पेपर चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है कि कहाँ से ढूंढना है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं लिंक टीम को बोलकर आपके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगी। सॉल्व इट बच्चों, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको कंटेंट पता चलेगा, आपको स्टैंडर्ड पता चलेगा, किस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं ये पता चलेगा, CBSE आपसे क्या डिमांड कर रहा है वो पता चलेगा। CBSE का सैम्पल पेपर आपको हर सब्जेक्ट में सॉल्व करना है। काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता है इस बारे में, मैं बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ। एक DPS का बच्चा है जिससे मैं मतलब यूजुअली बात करती रहती हूँ और मैंने उसको बोला तुमने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया? ही इज़ लाइक हाँ लास्ट ईयर का किया है। अब इस लाइक इस साल का क्यों नहीं किया? उसको पता ही नहीं था कि आ चुका है। स्कूल्स में भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, तो प्लीज़ इसको सॉल्व करें, मैंडेटरी है ये आप लोगों के लिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3rd स्टेप जो आपको यहाँ लेना है बच्चों, दैट इज़ अबाउट योर प्रीवियस ईयर के पेपर। हमने पूरी सीरीज चलाई है इस चैनल पर, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट हम लोग इसको कर रहे हैं, इसीलिए आपको समझाना चाहती हूँ। अगर ये वीडियो आपके पास कैसे भी पहुंच रहा है तो आप चैनल पर आओ और प्रीवियस ईयर की जो सीरीज PYQ सीरीज के नाम से चल रही है, हर सब्जेक्ट की है, इंग्लिश की, आपको मेरे फेस थंबनेल पे दिख जाएगा, आप वहाँ जाइए। प्रीवियस ईयर का ग्रामर, लिटरेचर, राइटिंग, रीडिंग सब कुछ हमने सॉल्व किया है बच्चों। डू प्रैक्टिस ऑल दोज वीडियोज़, देखो उनको और क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करो। ये जो 3 स्टेप्स मैंने बताए हैं ना बच्चों, इंग्लिश में ही नहीं हर सब्जेक्ट में आपके लिए मेजर चेंज लेकर आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा ओवरब्लोन
कंटेंट पर मत जाओ कि कोई चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा, कुछ बहुत बढ़िया सा कुछ आपको कोई ज्ञान दे देगा। नहीं, बेसिक स्टेप्स हैं ये, इनको आपने कंसिस्टेंटली किया। देखो लास्ट ईयर के पेपर की बात करें ना, चलो लास्ट टू लास्ट छोड़ो, लास्ट ईयर के पेपर की बात करें ना, तो आप देखो 8 सेट आए थे बच्चों। आप उन 8 के 8 सेट को सॉल्व करो। मतलब किसी सब्जेक्ट में 8 है, किसी में 5 है, किसी में 6 है, जैसे इंग्लिश में 6 है। आप इन 6 सेट्स को मान लीजिए सॉल्व करते हैं। आप समझ रहे हैं आपके पास कितना सारा कंटेंट है सॉल्व करने के लिए। सीबीएसई का सैंपल पेपर लास्ट ईयर का हो गया, उसके लास्ट ईयर का करो, उसके अगले उसका लास्ट ईयर का करो, फिर उससे लास्ट ईयर का करो। सॉल्व द क्वेश्चंस। आपके पास क्वेश्चन बैंक की कमी नहीं है बच्चों, आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात कर लेते हैं जो सिलेबस की, मैंने आपसे बोला कि अपना सिलेबस एनालाइज करो। काफी सारे बच्चों को तो पता ही नहीं है कि उनका सिलेबस क्या है। वाह वाह वाह, कैसे करोगे पेपर की तैयारी बच्चों? सिलेबस मोटा मोटा नेक्स्ट 5 मिनट्स में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको ना ये चीजें भी बताऊंगी कि हर चैप्टर को कैसे क्लियर करना है। वीडियो नहीं ज्यादा लंबी नहीं होगी, 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो है। धीरे धीरे सारा पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं लिटरेचर सेक्शन की, तो आपको पता होना चाहिए, हर बार आपको पता होना चाहिए मेरे 28 टोटल चैप्टर्स बन रहे हैं, जिसमें से 10 पोम है और 18 मेजर चैप्टर्स हैं। फर्स्ट फ्लाइट की बुक में कितने चैप्टर्स? 9। पहले 10 होते थे, एक हट गया है, अभी 9 है। पोम कितनी है? 10। पहले 11 होती थी, अब एक हट गई है, तो अभी 10 बची। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में कितने चैप्टर हैं? 9। पहले 10 होते थे, एक हटा दिया, हैक ड्राइवर करके चैप्टर था वो हटा दिया, अभी बचे कितने? 9, राइट। तो 9 एंड 9 18 प्लस 10 पोम, ये है 28 चैप्टर्स का टोटल जो आपको तैयार करना है। मैम हर चैप्टर को कैसे पढ़े आप जरा बताओगे? बिल्कुल बताएंगे। मैं आप लोगों को ना स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि आपको हर चैप्टर में क्या पढ़ना है, व्हाट टू लर्न इन ईच चैप्टर। हर चैप्टर में ऐसा क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें कि हमको वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। नंबर 1, हर चैप्टर को जब भी आप पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टोरी पता हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे ना थोड़े स्मार्ट होते हैं, खुद से ही आंसर राइटिंग कर देते हैं अगर उनको चैप्टर की स्टोरी पता हो। तो पहला स्टेप आपको क्या लेना है, हर चैप्टर की स्टोरी पढ़ो। मान लीजिए मुझे थीफ स्टोरी पढ़नी है, तो मुझे थीफ स्टोरी की ना पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए कि भैया हरी सिंह कौन था, अनिल कौन था, हरी सिंह उसके पास जब आया तो अनिल क्या कर रहा था, अनिल ने एग्जैक्टली उसको क्या बोला, हरी सिंह की डिमांड क्या थी, फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, हरी सिंह जब अनिल के घर में था तो एग्जैक्टली वो क्या क्या काम करता था और क्या चीज़ उसको बहुत पसंद आती थी, फाइनली जो चोरी करने का माहौल बना वो किस तरीके से बना, चोरी करने के बाद उसका माइंड सेट कैसा हो गया था, क्या वो भागना चाहता था या वापस आना चाहता था, क्यों आना चाहता था, क्या सीखा उसने स्टोरी से, मॉरल ऑफ द स्टोरी। आया समझ? ये पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए चैप्टर वाइज, इसी को कहते हैं उसकी स्टोरी पता होना। देखो एक ना वर्ड होता है कॉम्प्रिहेंशन, जो आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा होगा। आपको मीनिंग पता है कॉम्प्रिहेंशन का क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को समझना। हम समझना किसी चीज़ को तभी कहते हैं जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकें, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता सकें, उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंड करना। तो चैप्टर की स्टोरी तब तक आपको नहीं समझ आएगी, या तब तक आप नहीं कह सकते कि आपको स्टोरी आती है जब तक आप वो पूरी स्टोरी किसी को बता ना दे, उसमें से 10 क्वेश्चंस ना बना ले और उन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स भी ना बता दे। बात समझ आ रही है? इस लेवल तक की चैप्टर की स्टोरी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हर चैप्टर की, वो क्या करनी है आपको? स्टोरी पता होना अलग चीज़ है, उसकी समरी को इंग्लिश में, ध्यान देंगे मैंने क्या बोला, स्टोरी पता होना अलग चीज़ है, लेकिन उस चैप्टर की समरी को इंग्लिश में लिखना अलग चीज़ होती है। तो क्या वही कॉम्प्रिहेंशन वाली बात आ गई? स्टोरी आपको आती तो है, बट आप लिख पा रहे हो क्या? सुनाने की बात नहीं हो रही है, लिखने की बात हो रही है। तो स्टोरी को समराइज करना है ना, शॉर्ट समरी का मतलब ही क्या होता है, शॉर्ट में आपको उसको समराइज करना है। तो समराइज करना ही एक बड़ा मेजर पॉइंट है, और इससे इस समरी से आप विश्वास करिए आपके 4 से 5 क्वेश्चंस वैसे ही चैप्टर में से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम हर चैप्टर की एक समरी इंग्लिश में याद करेंगे, खुद से लिखेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम उसको हिंदी में कहीं जाके पढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। रिमेंबर, द कॉन्टेंट दैट यू फीड इन योर ब्रेन, द सेम कॉन्टेंट विल बी प्रोड्यूस्ड बाई द ब्रेन को आप जो भी कंटेंट फीड कराएंगे, ब्रेन वही वापस से आपको देगा। जब आप पूछेंगे ना बताइए इसका आंसर क्या है, ब्रेन उसी वर्ड में बोलेगा। अब आप बताओ आपको इंग्लिश का जो आपका पेपर है वो इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है, वही ब्रेन को देना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी में समरी लिख कर आ जाऊंगा, हिंदी की स्टोरी लिख कर आ जाऊंगा, मैडम नंबर दे देंगी, ठीक है कर लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसमें इंग्लिश में लिखना है, तो कहाँ है इंग्लिश के वर्ड्स, वेयर इज द वोकेबलरी? दीज आर द स्टूडेंट्स जिनको वोकेबलरी की लैक हो जाती है और वो बोलते हैं मैडम लिखना नहीं आ रहा, पता तो सब है। अरे बाबा, पता किया हिंदी में और लिखना है इंग्लिश में, इट्स अ ह्यूज गैप।
तो आप पता भी इंग्लिश में ही करिए, मतलब जो भी याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ही करिए, तभी आप इंग्लिश में आंसर्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? सो द स्टोरी ऑफ द चैप्टर, देन द समरी ऑफ द चैप्टर, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज से बच्चों 2 से 2.5 साल पहले जब मैंने पहली बार यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने यूट्यूब पर सिखाया था चैप्टर्स को कीवर्ड्स के थ्रू समझने का तरीका। उस टाइम पर मैं YouTube पर नहीं थी, लेकिन मैं ऑफलाइन ये प्रोसेस बहुत चलाती थी, और पूरे YouTube पर कहीं कीवर्ड्स नाम का कोई वर्ड नहीं था, सब लोग अपने हिसाब से चैप्टर्स पढ़ाया करते थे। लेकिन मैंने अपने पूरे प्रोसेस में देखा कि जब हम उन कीवर्ड्स को याद करके लिखते हैं, नंबर 1 बच्चे को आंसर राइटिंग में हेल्प होती है, क्योंकि वो वर्ड्स उसको एज इट इज उतारने होते हैं। नंबर 2 उसको याद भी वो कॉन्टेंट बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसने कीवर्ड्स को अपने माइंड में ब्लॉक्स में बना लिया है। तो मैंने ये प्रोसेस ऑनलाइन शुरू किया। उस टाइम तक कोई भी कीवर्ड्स की बात नहीं करता था, सिर्फ मैंने अपने वीडियोस में ये डालना शुरू किया था कि चैप्टर के कीवर्ड पढ़िए। आप मेरी वीडियो देखना पहली, जिसमें मैंने इंट्रोड्यूस कराया, एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी। धीरे धीरे तो अभी ये कंटेंट जो है हर सब्जेक्ट में यूज़ किया जा रहा है। अब तो हर कोई कीवर्ड्स के थ्रू पढ़ाता है, मैंने नोटिस किया है। अच्छा लगता है देख के कि लोग कीवर्ड्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी हो गया है। बट थोड़ा सा फील होता है ये सोच के कि यार कोई तो क्रेडिट देता है और बोलता है कि कीवर्ड्स के थ्रू हमने पढ़ाना पहले शुरू किया था। चलिए, तो अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स के थ्रू आपको पढ़ना है बच्चों हर चैप्टर को। क्या होते हैं कीवर्ड्स, अगर आपको नहीं पता, किसी लाइव क्लास में आना, मैं आपको समझाऊंगी और प्रैक्टिस भी कराऊंगी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट पोम्स। पोम्स में क्या करें? पोम्स में कीवर्ड्स इतने काम नहीं आते बच्चों। पोम्स में हमको पोएटिक डिवाइसेस याद करनी ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्हीं से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। हर पोम की एक पोएटिक डिवाइस हमको पता होनी चाहिए। यस, ये हमारा मेजर पॉइंट है। खत्म नहीं हुए हैं पॉइंट्स। देन कम्स द कैरेक्टर स्केच। हर चैप्टर का कैरेक्टर स्केच, ऑसिबल का कैरेक्टर स्केच, हॉरेस डेनबाई का कैरेक्टर स्केच, अनिल का कैरेक्टर स्केच, हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच, ट्रिकी का जो मिस्टर हैरिट थे उनका कैरेक्टर स्केच हमें पता होना चाहिए। इन कैरेक्टर, भोली का कैरेक्टर स्केच याद करिए, है ना, नटालिया का कैरेक्टर स्केच याद करिए। कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप कर पाएंगे। सेकेंडली, अगर नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चैप्टर, उस कैरेक्टर से रिलेटेड सब कुछ आपको पता होगा। कैरेक्टर स्केच के ऊपर वीडियोस मैंने पहले भी बनाई है, मैं फिर बनाऊंगी आपके लिए, जहां मैं आपको सारे कैरेक्टर स्केच लिख कर दिखाऊंगी। प्रैक्टिस करेंगे साथ में। तो कैरेक्टर स्केच की प्रैक्टिस आपको करनी रहेगी। हर पोम के अंदर सेंट्रल आइडिया, थीम ऑफ द पोम आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर्स की समरी और पोम्स की समरी के साथ साथ सेंट्रल आइडिया। आइडिया क्या है, पोम के अंदर एग्जैक्ट मैसेज आपको क्या मिल रहा है, बेसिकली उसी के बारे में यहाँ बात होती है। तो सेंट्रल आइडिया नाम से, देखो एग्जाम में एग्जैक्टली सेंट्रल आइडिया नहीं आता, लेकिन पोम्स इतनी छोटी छोटी है ना, आपकी एक सेंट्रल आइडिया से आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर वैसे ही बन जाएंगे। प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आरटीसी को सेपरेटली सॉल्व करना है बच्चों। आरटीसी इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ईच चैप्टर। चैप्टर में से 3 लाइनों को याद करेंगे, उन तीनों लाइनों में से क्वेश्चंस करे जाएंगे आपसे। 5 क्वेश्चंस का एक आरटीसी आता है, राइट, और आंसर आपको उसके फ्रेम करने होंगे। आरटीसी हर चैप्टर का करना है, छोड़ना नहीं है एक भी चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इससे आएगा और इससे नहीं आएगा। किसी भी चैप्टर से, मिजबिल दी ऑटर कितना बेकार चैप्टर लगता है हमको, उससे भी आरटीसी आया है। सोचो अब, तो हम किसी चैप्टर को नहीं छोड़ सकते। नेल्सन मंडेला से तो जरूर आता है। पोम्स की बात करें तो टाइगर इन अ जू से एक आरटीसी जरूर आता है। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आरटीसीज की, तो हम करेंगे आरटीसीज की प्रैक्टिस। एंड हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके करने हैं हमें पीवाईक्यू सॉल्व। तो आप क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को खोलिएगा और वहां देखिएगा किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसी चैप्टर को पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस के आंसर खुद से फ्रेम करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हम लोग पीवाईक्यू में देख रहे हैं ना, आप विश्वास मानिए थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके फिर से सेम क्वेश्चन आ जाता है। तो इसीलिए कम से कम 3 साल के क्वेश्चन पेपर सब लोग जरूर सॉल्व करिएगा। चैप्टर वाइज मैं भी कराऊंगी आपको, उसमें भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, तो चिंता ना करें। तो बच्चों ये तो बात थी चैप्टर की कि आपको एग्जैक्टली चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़नी है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। अब मैं जो आपको बता रही थी ना कि बेसिक सिलेबस क्या है, किसी को नहीं पता। देखो, ग्रामर का सिलेबस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यही आपका ग्रामर का पूरा सिलेबस है। टेंसेज हैं, मोडाल्स हैं, डेटर्मिनर्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, रिपोर्टेड स्पीच है, एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन है। इन्हीं 6 टॉपिक से बार बार आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बच्चों। प्रैक्टिस करनी है भाई, बहुत खतरनाक वाली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो है तभी हम अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। पूरी ग्रामर की तैयारी मैं आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर भी फ्री करा रही हूँ, और इसके साथ साथ बच्चों हम एक बैच भी लेकर आए हैं पेड। उसके बारे में अगर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगी। राइटिंग सेक्शन में काफ़ी बच्चों को डाउट है, उनको पता ही नहीं है एग्जैक्टली कि राइटिंग सेक्शन में आ क्या रहा है। लेटर टू एडिटर मैंडेटरी आएगा ही आएगा, लेटर टू एडिटर मैंडेटरी आएगा ही आएगा, लिखवा लो।
करके ही जाना है। दूसरा जो लेटर है वो कंप्लेंट का आ सकता है, इंक्वायरी का आ सकता है, ऑर्डर का आ सकता है, सजेशन का आ सकता है, रिकमेंडेशन का आ सकता है। ठीक है, कंप्लेंट इज द सेकंड वन, ये तो आता ही आता है, मतलब ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कोई लेटर आ गया तो ये इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल पैराग्राफ स्वॉट की फॉर्म में आ सकता है, पाई चार्ट की फॉर्म में आ सकता है, लाइन ग्राफ की फॉर्म में आ सकता है। क्या है ये सारी चीजें, सब कुछ करा चुकी हूँ। चैनल पर आइए एक बार देखिए, निधि मैम की क्लासेस के अंदर आपको सब कुछ करा चुकी हूँ। एनालिटिकल पैराग्राफ का ही फॉर्म होता है स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम एक सिचुएशन देते हैं और सिचुएशन को एनालाइज करके बताना होता है, आर यू इन फेवर ऑफ द सिचुएशन और अगेंस्ट, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपको अपने एग्जाम में करने होंगे। होपफुली मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग इसके अच्छे आंसर करके आएंगे। नेक्स्ट जो आपके लिए बचा है सेक्शन वो है रीडिंग सेक्शन। दो तरीके के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे बच्चों, एक होगा आपका डिस्कर्सिव पैराग्राफ, दूसरा होगा आपका केस बेस्ड पैराग्राफ। प्रैक्टिस 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 इज रिक्वायर्ड। दोनों में डिफरेंस आपको पता है, एक शॉर्ट बनाया था मैंने इसके ऊपर, आई होप आपने वो शॉर्ट देखा होगा। डिस्कर्सिव पैराग्राफ डिबेटेबल होता है, केस बेस्ड के अंदर डेटा होता है, फैक्ट्स होते हैं जिनके हम लोग डिस्कशन करते हैं। दोनों में कोई खास आपको आंसर करते टाइम डिफरेंस नहीं दिखेगा, एक ही बात है, क्वेश्चन पूरा पैराग्राफ पढ़िए और उसके आंसर करिए, राइट। चलिए, तो जिस बैच की मैं आप लोगों को बात कर रही थी, एक बार आपको उस बैच के बारे में भी बता देती हूँ बच्चों। ये है हमारा लक्ष्य बैच क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, और इस बैच में हम लोग गारंटीड 95% मार्क्स की जो है होप कर रहे हैं कि बच्चों के आएंगे। गारंटीड है, होप नहीं विश्वास है। 95% मार्क्स अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंटेंट मैंने बताया उस हिसाब से तो वेल एंड गुड है। आपको थोड़ा सा भी डाउट है और आपको लगता है कि मैम कोई तो हो जो हाथ पकड़ के बोर्ड एग्जाम तक ले जाए, तो आ जाइए हमारे इस बैच में। इसके ऊपर ना बैच की जो प्राइसिंग है ना, वो जो भी प्राइसिंग है उसके ऊपर 52% डिस्काउंट चल रहा था एक्चुअली 15 अक्टूबर तक, जो कि आज है, राइट। लेकिन अभी क्योंकि बच्चे अभी भी क्वेरीज कर रहे हैं आज, तो सर की और टीम की हेल्प से हमने इस वैलिडिटी को 18 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है बच्चों। तो आज से लेकर अभी 2-3 दिन तक आपके पास में ऑफर है, आप 18 अक्टूबर तक ये बैच परचेज कर सकते हैं। बैच का नाम है लक्ष्य बैच, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। बैच के अंदर क्या क्या करा रहे हैं उसकी एक ओरिएंटेशन क्लास है बच्चों, जो आप लोगों को हम बहुत ही जल्दी दिखाने वाले हैं। ओरिएंटेशन पेड में आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा इसकी जो एक क्लास है वो यूट्यूब पर फ्री है, तो जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे क्लास फ्री वाली जो है वो हो चुकी होगी, तो जाइएगा और देखिएगा ये जो फ्री क्लासेस में हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं। आपको पसंद आएगा तो ज़रूर से बैच खरीदिएगा। ये देखो, ये है बैच बच्चों। लक्ष्य कूपन लगाते ही जो प्राइसिंग है वो 52% ऑफ होकर 7680 हो गई। दिस इज द प्राइसिंग। कैसे जाना है, यहाँ पे आप अड्डा 24/7 डालेंगे और क्लास 10th के फीचर में जाकर यह बैच आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है जी। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको 95% मार्क्स की तैयारी कराने के लिए, जो भी ज़रूरी था सब बताने के लिए। पहले मैंने आपको मैनुअली सब कुछ बताया जो आपको खुद करना है, फिर भी आपको लगता है दैट यू लुकिंग फॉर सम बैच, तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। दोनों तरीके से बच्चों यू शुड बी रेडी। कोई कंपल्शन नहीं है बैच का, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम मेहनत में ज़्यादा अच्छा आप चीज़ें कॉन्सेप्ट प्लान कर पाएँ, तो कम टू द बैच। दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे लाइव सेशन में। जब भी वीडियो देखें एक बार लाइव सेक्शन जाके चेक जरूर करिएगा। निधि मैम आपको वहाँ स्माइल करते हुए पढ़ाते हुए मिलेंगी, और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर।